जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। कामिनी देव, विराट सिंह, प्रतिमा, कपिल, प्रीति, शुभम गुप्ता, महक, लव चौधरी, राज शर्मा, विकास, विजय कुमार और आपका भैया विवेक टाइगर, सुरभि राठौड़, पुष्पा, संदीप यादव, बहुत शानदार, इरशाद। इरशाद ही नाम रख रखा है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलो। तो एक बार आप सब लोग बताएंगे आप कैसे हैं, और बिल्कुल यही उम्मीद करूंगा आप सब एकदम अच्छे हैं। ठीक है, तो अभी बुढ़ापा तो आया ही नहीं आप लोगों को, यंग है तो बहुत मेहनत करते रहिए और ज़बरदस्त मेहनत करते रहिए। इतनी मेहनत करो जितनी किसी और ने ना की हो। ठीक है, तो कल मैं आपको पढ़ा रहा था पिछली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी भैया, किस तरह इसके अभियान थे। उत्तर के अभियान मैंने आपको बता दिए थे, है ना। दक्षिण साउथ के अभियान मैंने आपको इसके बता दिए थे। इसने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए ये सब भी मैं आपको बता चुका था। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं एक मजबूत शासक था दिल्ली की गद्दी पर, जिसका भय लोगों में था। ठीक है, बहुत डर था भैया अलाउद्दीन खिलजी का, और मजबूत शासक था। तभी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, दक्षिण में ये जाकर के लूट पाया। ठीक है, दक्षिण विजय का जो अभियान था वो किसको भेजा था इसने, मलिक काफूर को सौंपा था। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा था। तो आगे बढ़ाएंगे बात को, अलाउद्दीन खिलजी की बात को। तो याद रख लेना अलाउद्दीन खिलजी की जो मौत हुई, ठीक है, लिखना अलाउद्दीन खिलजी की मौत। अलाउद्दीन खिलजी की मौत, खिलजी की मौत। मौत किस वजह से हुई इसकी? इसकी मौत हुई थी जलोदर रोग से। किससे हुई? जलोदर रोग से हुई थी। एसाइटिस बोलते हैं अंग्रेजी में। और एसाइटिस क्या होता है? बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से आपकी जो आंत है, आंत में जो सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं एसाइटिस या जलोदर रोग कहते हैं। कुछ जगह कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि जो काफूर था, काफूर के षड्यंत्र के चलते हुए, काफूर, मलिक काफूर ने जो षड्यंत्र किया उसने स्लो पॉइजन इसको दिया था। कुछ किंवदंतियों का यह कहना है, लेकिन फाइनली इसकी मौत जो हुई वो किसकी वजह से हुई? जलोदर रोग की वजह से हुई थी। चलो भाई, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी के बाद में, और यहाँ एक चीज और नोट कर लेना, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा पूछे अगर आपसे, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ है? तो मकबरा याद रख लेना इसका कुतुब मीनार के परिसर में है। कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है वहीं इसका मकबरा है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ठीक है, परिसर बोल सकते हैं, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, याद रखना है इस बात को। अब है अलाउद्दीन के निर्माण कार्य, क्या क्या इसने बनवाया था। निर्माण कार्य अलाउद्दीन ने क्या क्या बनवाया था आपका? तो भैया एक तो सीरी का किला। देखो, सीरी का किला शुरू तो करवाया था बलबन ने, है ना, लेकिन सीरी के किले को पूर्ण किसने करवाया था? तो सीरी का किला पूरा बनवाया था, ये श्रेय देते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी को। हजार खंबा महल दिल्ली में स्थित इमारतें हैं। हजार खंबा महल, हजार खंबा महल किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम देना। जमैयत खाना मस्जिद पूछे आपसे, जमैयत खाना मस्जिद किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। ठीक है, और आपका एक था अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा बेसिकली भैया जो मैंने आपको बताई थी ना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कमेंट सेक्शन में बताओ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जो वो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी उसका जो दक्षिणी दरवाज़ा था, यानी दक्षिण की तरफ से जो एंट्री थी, वो उसी को अलाई दरवाज़ा कहते हैं। तो ये अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, हौज खास, हौज खास का निर्माण किसने कराया था? तो हौज खास जो दिल्ली में है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के कार्य पता होने चाहिए। एक विदेशी नागरिक का जिक्र आता है, मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था। मार्को पोलो इटली, लिखना खिलजी के समय पर ही भारत की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो इटली भी इसी के समय आया, इसी के समय आया था। ये जर्नल फैक्ट हैं थोड़े, आया था। अब आता है कौन इसके बाद में, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो गद्दी पर आया वो आया आपका कौन? मलिक काफूर। कौन आया? मलिक काफूर।
बहुत कम लोग इस बात के बारे में जानते हैं और किताबों में भी कहीं वर्णन बहुत कम मिलता है आपको। तो आप लोग याद रख लेना कि दरअसल में जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई तो मलिक काफूर बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी था भाई, तेज आदमी था, किन्नर हिजड़ा, मैंने आपको बताया ट्रांसजेंडर था ये। तो इसने सोचा कि भाई दिल्ली की गद्दी तो अब मेरी होनी चाहिए, सारे अभियान मैं देख रहा हूँ, मजबूत सेनापति मैं हूँ। तो इसने क्या किया था, जो अलाउद्दीन का छोटा बेटा था, एक 3 साल का बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, इसने लोगों से वादा किया कि इस 3 साल के बेटे को मैं सुल्तान बनाऊंगा, और मतलब 3 साल के बेटे को सुल्तान बना दूंगा, अभी कुछ समय के लिए सुल्तान मैं बन जाता हूँ। और जितने भी जो लोग करीबी लोग थे अलाउद्दीन खिलजी को, सबको कत्ले आम का इसने आदेश दे दिया कि इनका कत्ले आम कर दिया जाए। तो बच्चे हों, औरतें हों, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नियां, बच्चे, सबको काट डाला गया। जिसमें कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के एक बेटे की तो इसने आंख अपने सामने बैठ करके उस तरह से निकलवाई थी, उस तरह से जैसे ऐसा निकालते हैं ना तरबूज से, बोलते हैं कि इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि जिस तरह से तरबूज से बीज निकाले जाते हैं, उस तरह इसके बेटे के, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की बेटे की आंखें निकाली गई। तो इतना क्रूर था। लेकिन इसका एक बेटा, अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा मुबारक शाह खिलजी, वो फरार हो जाता है। ठीक है। तो मलिक काफूर गद्दी पर आया था। तो मलिक काफूर दिल्ली की गद्दी पर कितने दिन बैठा था? 36 दिन बैठा था। कितने दिन बैठा था? 36 दिन, सिर्फ 36 दिन। इसकी हत्या कर दी जाएगी, बताऊंगा आपको कैसे कर दी जाएगी हत्या। तो मलिक काफूर दरअसल में कहां से पकड़ा था इन्होंने? अलाउद्दीन ने इसे, जो नुसरत खां था दरअसल में, जब मैंने आपको बताया था इसको 1000 दिनारी कहा गया, गुजरात अभियान के दौरान पकड़ा गया था। कहां से मिला था ये? गुजरात अभियान से लाया गया था। मैंने बताया था आपको गुजरात अभियान 1298। ठीक है। मलिक काफूर। दूसरी बात क्या है मलिक काफूर के बारे में? दक्षिण विजय का, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? दक्षिण विजय का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? वो मलिक काफूर को दिया जाता है। और दक्षिण विजय में भैया सबसे ज्यादा क्या क्या किया था इसने दक्षिण विजय में? एक तो याद रख लेना, चिदम्बरम मंदिर को इसने लूटा था। तमिलनाडु में चिदम्बरम मंदिर किसने लूटा था? बहुत अधिक धन प्राप्त किया था इसने, चिदम्बरम मंदिर को लूटा इसने। ठीक है। दूसरा इसने क्या किया? वारंगल को लूटा। वारंगल को लूटा। वारंगल दक्षिण में स्थित था आपका, एक छोटा सा राजवंश था, और यहां के शासक थे रुद्रदेव। कौन थे? रुद्रदेव। काकतीय वंश था इनका। तो वारंगल जगह पर कौन शासन करता था? आपका काकतीय वंश। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब इसको लूटा तो बंधक बना लिया गया। कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इसने रुद्रदेव से लूटा था कोहिनूर हीरे को। कोहिनूर हीरा बड़ा इसका इतिहास में बच्चे एक अपना, मतलब कहते हैं ना, अस्तित्व। कहते हैं जिस पुरुष के पास ये रहा वो पुरुष तो डूब गया, और जिस महिला के पास ये गया वो महिला उभर गई। तो ये कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कथन। वारंगल जैसे ब्रिटेन की महारानी के पास है वो, है ना। तो लिख लेना, रुद्रदेव, इसी ने कोहिनूर हीरा दिया था। किसको? ये दिया था मलिक काफूर को। लिख लेना, इसी ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया। ओके। इसी ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। तो मलिक काफूर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। 36 दिन तक ये शासक रहता है। मैंने बोला था जब इसने अलाउद्दीन के बेटे को कटवाना शुरू कर दिया, सबको जान से मरवाना इसने शुरू कर दिया, तो एक बेटा निकल भागता है जिसका नाम है मुबारक खिलजी, और फिर गद्दी पर आया था मुबारक खिलजी। याद रख लेना, बीच में आपका 36 दिन के लिए था सिर्फ मुबारक खिलजी, जो कि आपका 1316 से लेकर के 1320 तक शासक रहा। तो ये मुबारक खिलजी तीसरे नंबर का बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का तीसरे नंबर का बेटा था। तो ये क्या है, तो इसको पता चला कि मुबारक खिलजी कहीं है। पहले मलिक काफूर को पता चला, तो मलिक काफूर ने कुछ सैनिक भेजे कि जाकर के हत्या कर दें मुबारक खिलजी की। लेकिन वो जो हत्यारे थे वो मुबारक खिलजी से ही जाकर के मिल जाते हैं, और रात को तलवार से फिर गर्दन काट दी जाती है, उल्टी किसकी? मलिक काफूर की। ठीक है। तो इस तरह मलिक काफूर को मारा गया। मुबारक खिलजी आया। मुबारक खिलजी, जिसको हम पागल बादशाह का नाम देते हैं, पगला था ये, पगला, पागल बादशाह।
पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी धन, जितनी शोहरत अलाउद्दीन खिलजी ने इकट्ठी की, इसने जो दरअसल में खजाना था अलाउद्दीन खिलजी का, वो अमीरों में बांटना शुरू कर दिया। ये कोई बहुत अच्छा शासक नहीं था, मजबूत शासक नहीं था, तो इसने देखा अमीर इसके साथ कैसे रहेंगे, गद्दी पर कैसा बने रहे, तो इसने अपने 4 साल गद्दी पर बने रहने के लिए धन दिया लोगों को, अमीरों को धन बांटा, तो वो भी खुश थे बड़े, तो सारा धन इसने बांट दिया अमीरों में। इसलिए बोलते हैं इसको पागल है एकदम, ठीक है, पागल बादशाह इसको कहा गया है। और अब इंपॉर्टेंट बात आई, स्वयं को खलीफा किस बादशाह ने माना था? स्वयं को खलीफा कहा। देखो, खलीफा इस्लाम का एक पवित्र पद था, सर्वोच्च पद इसको माना गया इस्लाम में, स्वयं को खलीफा कहा। तो सभी शासक खलीफा जो होते थे तो उनको बड़ा सम्मान देते थे, खिलहत पत्र मिलता था, जैसे मैंने बोला इल्तुतमिश के टाइम से गुलाम वंश में वो लोग खलीफाओं का बड़ा सम्मान करते। इसने बोली कौन है खलीफा? हम है खलीफा, है ना, तो ऐसे समझो इसको। तो स्वयं को खलीफा इसने कहा मुबारक खिलजी ने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या इसने कोई अभियान किया था? दक्षिण अभियान इसने भी किया था भैया, लेकिन दक्षिण अभियान में इसने कोई वहां शासन नहीं किया, इसने सिर्फ लूट मार के लिए किया। जैसे कयल क्षेत्र था, कयल क्षेत्र था आपका, ठीक है, माबर क्षेत्र था, कयल क्षेत्र, माबर क्षेत्र, अभी बताऊंगा ये क्षेत्र कहाँ स्थित है। माबर क्षेत्र हो गया आपका, कयल क्षेत्र हो गया, वारंगल जो मैं अभी ऊपर बता रहा था, इसने भी लूटा वारंगल को। वारंगल तो समझो बेचारा लुटता ही रहा। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां देखो बच्चे क्या बोलेंगे इसको, तो ध्यान से देखना, कयल क्षेत्र की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहां स्थित था आपका माबर। क्या स्थित था? माबर, इसको इसने लूटा था। कयल क्षेत्र था, कयल को इसने लूटा था। और आपका जो वारंगल था, वारंगल को इसने लूटा था। तो ये बात याद रख लेना आप लोग, इसने भी लूटे थे। और वारंगल को तो इसने, यहाँ से हमको एक नाम आता है कि जो जैसे हम किसी राज्य को जीतने के बाद उस पर टैक्स वैक्स लगा देते थे, तो इसी तरह का टैक्स इसने भी लगाया और इसको कहा जाता था खिराज। तो आपसे कोई पूछे कि जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश के समय बाकी राज्यों को जो राशि देनी पड़ती थी, उस राशि को क्या कहा जाता था? उस राशि को खिराज कहा जाता था। क्या बोलते थे उसको? खिराज। तो खिराज के तहत में इसने 40 सोने की ईंटें तय की थी कि भाई वारंगल, अब हम वापस आक्रमण करने नहीं आएंगे, लेकिन 40 सोने की ईंटें भेजते रहना। ये सोचते थे दक्षिण में इतना लंबा जाओ पहले तो यहाँ दिल्ली से, और फिर जाकर के वहां से लूट कर लेकर आओ। इससे अच्छा कि ना खर्चा बचेगा, ना सेना जानी, बहुत दूर है। तो 40 सोने की ईंटों में से करार कर लिया था कि 40 सोने की ईंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी बुक से भी स्टडी करने की आवश्यकता है क्या? बच्चा आप जो है ना, पहले कोई एक बुक पढ़ के देखना। जब आप किसी बुक को पढ़ो और जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ के देखना। अगर उससे ज़्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ तो बुक मत पढ़ना। और आपको लग रहा है कि बुक आपको कोई ऐसी विशेष पुस्तक है कि इससे ज़्यादा पढ़ाएगी तो उसे पढ़ लेना, है ना। मुझे नहीं लगता किसी बुक की आवश्यकता आपको होनी चाहिए, मेरे सब्जेक्ट में नहीं लगता मुझे। वारंगल लूटा और वारंगल को क्या? खिराज देने पर मजबूर किया, 40 सोने की ईंटें। तो खिराज क्या? खिराज जो कर लिया जाता था, या खिराज किस के बदले लिया जाता था? आक्रमण ना करने के बदले लिया जाने वाला एक कर था, जो किसने लागू किया था? मुबारक शाह खिलजी ने दक्षिण के वारंगल पर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो इसके बाद में ये खिलजियों का एक साम्राज्य रहा। खिलजियों का साम्राज्य जब भैया विध्वंस की तरफ चला गया, मतलब ये बहुत कमजोर शासक था, इसके बाद में कहते हैं इसकी हत्या कर दी गई। तो खिलजियों का मतलब जो परचम है, जो अलाउद्दीन खिलजी कहता था ना, खिलजियों का परचम बुलंद रहे, वो खिलजियों का परचम ढहर हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो इतनी सारे प्रशासनिक काम किए, मैंने बताया आपको, बाजार नियंत्रण से लेकर के सब कुछ, अलाउद्दीन की मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, सिर्फ अलाउद्दीन की जिंदगी तक ही उसके नियम चले, उसके बाद में वो सारे नियम खत्म हो गए। देखेंगे आगे क्या क्या बदलाव हुए। तो इसके बाद में कौन आता है? फिर मैंने बोला अब मुझे बता दो फटाफट से, गुलाम वंश आप पढ़ चुके, खिलजी वंश आप पढ़ चुके, अब कौन सा वंश आएगा? फटाफट से बोले। और कब से कब तक? कब से कब तक बोलो तो क्या बोलोगे? तुगलक आएंगे। कौन आएंगे? तुगलक आएंगे। कौन आ जाएंगे? तुगलक। बच्चे थोड़ी सी रिसर्च करनी सीखो आप लोग, हर चीज़ के लिए मत पूछा करो ये कहाँ है वो कहाँ है, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं उसके लिए। फिर आता है भैया तुगलक वंश। 30 वर्षों का खिलजियों का इतिहास काफ़ी बड़ा हो गया, ये 30 वर्षों का ही। तुगलक वंश आया आपका कब से? 1320 से लेकर के 1414 तक।
1414 तक खिलजी आए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। चलो आगे आ जाते हैं। तो तुगलक वंश के सबसे पहले हम शुरू करेंगे। कितने वर्षों का शासनकाल है? सबसे लंबा था इनका। तो संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक, हमेशा संस्थापक महत्वपूर्ण होते हैं भैया किसी भी वंश के। तो जो आपका तुगलक वंश है उसको किसने फाउंड किया? वो किया आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर रहा 1320 से लेकर के 25 तक। 5 वर्षों का इसका शासनकाल है। 5 वर्षों में, और जैसे ही गद्दी इसने धारण की थी तो गाजी की उपाधि से बैठा था। गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की। कोई बहुत ज़्यादा विशेष योगदान इसका भारत के इतिहास में है नहीं, लेकिन दरअसल में इसका क्या योगदान था? इसका योगदान इतना था कि इसने एक बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है? इसका छोटा बेटा था। तो दरअसल में जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर आया तो उस समय तक क्या था? देखो, अलाउद्दीन खिलजी के समय तो मजबूत स्थिति थी एकदम। आप सभी लोग जान चुके होंगे इस बात को। अलाउद्दीन ने उत्तर विजय कर ली थी, इधर भी दक्षिण में उसके अभियान थे, ठीक है। और इधर बंगाल ये थोड़ा स्वतंत्र चल रहा था। बंगाल तो बलबन ने तो जीत लिया था। बलवान, मैंने बताया था बलबन ने बंगाल पर कैसे हालात पैदा किए थे। लेकिन बलबन के बाद से जो बंगाल वाला क्षेत्र है ये थोड़ा खाली चल रहा था, ये स्वतंत्र चल रहा था। किसके बाद से? बलबन के बाद से ही। तो इसका ये कमांड रहा, इसने ये कोशिश की गयासुद्दीन तुगलक ने कि बंगाल को काबू में पाना है, ठीक है, बंगाल को अपने कंट्रोल में लेना है। तो इसने का जो छोटा बेटा था, इसको देख लेना। और ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, 2 टारगेट थे इसके। दक्षिण पर काबू पाना, तो याद लिख लेना, दक्षिण राज्यों पर नियंत्रण के लिए, दक्षिण राज्यों पर नियंत्रण के लिए एमबीटी को नियुक्त किया। एमबीटी को देवगिरी, महाराष्ट्र में पड़ता है। देवगीर लिखें या देवगिरी लिखें? देवगिरी, महाराष्ट्र में नियुक्त किया। देखो, उस समय राज्य नहीं हुआ करते थे। ये तो राज्यों का तो पुनर्गठन हुआ है, आपने पढ़ा होगा संविधान में 1956 में, तब राज्य बने। पहले तो छोटे छोटे राजवंश हुआ करते थे। दक्षिण पर कंट्रोल पाने के लिए इसने अपने छोटे बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को महाराष्ट्र में नियुक्त किया, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट बात कि एमबीटी कहाँ नियुक्त है आपका? इसका बेटा एमबीटी दक्षिण राज्यों की तरफ कहाँ? देवगीर यानी महाराष्ट्र में नियुक्त है। एक बात ये, गाजी की उपाधि इसने धारण कर ली। उदारवादी शासक था, नहरों का निर्माण कराया किसानों के लिए। नहरों का निर्माण कराने वाला शासक पहला कौन है? नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक, सतलुज और ब्रह्मपुत्र से इसने नहरें निकलवाई। सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से। ये पूछा जाता है बड़ा, नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक। तुगलकाबाद नगर बसाया इसने। तुगलकाबाद नगर। 56 कोट दुर्ग दिल्ली। 56 कोट दुर्ग दिल्ली बनवाया। किसने बनवाया था ये 56 कोट? तो याद रख लेना, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि राजस्व की दर कितनी थी? कितना टैक्स अलाउद्दीन अपनी जनता से लेता था? फटाफट बताना। सर जी, ये गाजी क्या होता है? मेरे लाल, गाजी मैंने आपको पहले भी बताया, गाजी होता है विधर्मी का कत्ल करने वाला। जो इस्लाम को ना माने उसका जो कत्ल कर दे उसको गाजी बोलते थे। तो ये लोग खुद को गाजी कहते थे बहुत से लोग, कि मैं जो लोग इस्लाम को नहीं मानेंगे उनको कत्ल कर दूंगा। तो ये गाजी होता था, ठीक है। चलो, तो सिंचाई के लिए क्या बोलेंगे? सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए क्या बोलोगे? तुगलकाबाद, वो सॉरी, सिंचाई के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। तुगलकाबाद 56 कोट जैसे ये क्या बनवाया इसने? दुर्ग बनवाया। तो ये बात याद रख लेना। और बंगाल विद्रोह जैसे बलबन के समय पर हुआ था, बंगाल विद्रोह इसके समय पर भी हुआ। बंगाल विद्रोह 1325 में हुआ। किसके समय पर हुआ था बंगाल विद्रोह?
बलबन तो मैंने बताया था, बलबन ने तो 1279 में बंगाल में विद्रोह जो उसके समय पर किया था तुगरिल खान ने, उसको दबा दिया था उसने, और कितनी भय की स्थिति उसने पैदा कर दी थी। जब मैंने उसके बेटे की कहानी बताई थी आपको, बुगरा खां, जो बंगाल में लीड कर रहा था, बंगाल में थोड़ा शासन उसका रह गया था, है ना। तो इसके बाद में बंगाल का विद्रोह हुआ फिर से 1325 में। तो अब तक क्या था, बंगाल दरअसल में स्वतंत्र होने के प्रयास में था। कभी वो थोड़े दिन के लिए उसके शासक आकर के दिल्ली में मिल जाते थे, कभी दूर हो जाते थे। तो फाइनली यहां फिर से एक विद्रोह होता है। बंगाल विद्रोह 1325 में हुआ, जिसका दमन करने के लिए, यानी जिसको दबाने के लिए, जिसका दमन करने के लिए, नोट करना, जिसका दमन करने के लिए स्वयं, मतलब खुद, जैसे कि बलबन गया था ना, स्वयं गयासुद्दीन गया। कौन गया? स्वयं गयासुद्दीन गया, कि भाई इसको मुझे दफन करना है, जो ये चल रहा है आपका क्या, बंगाल विद्रोह। चलो, और यही एक बात और याद रखनी है आपको, इसके समय पर, इसके समय पर चिश्ती घराने के चौथे संत, सूफी संत, चिश्ती घराना मैं आपको समझा चुका हूं, सूफी संत कौन थे। चिश्ती घराना, सूफी कौन थे? सूफी मैंने बताया था ना आपको, शिया और सुन्नियों के मतभेद को खत्म करने के लिए, उनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन था उसको खत्म करने के लिए लोग थे। इसके समय चिश्ती घराने के चौथे संत निजामुद्दीन औलिया थे। एक तो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, क्या नाम बताया था मैंने? अजमेर में दरगाह है जिनकी, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। चौथे संत निजामुद्दीन औलिया थे, फकीर आदमी निजामुद्दीन औलिया। लेकिन निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में प्रसिद्धि इस समय 1325 के आसपास इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि इनके पास में जनता दरबार लगता था, जनता दरबार लगता था। और उस जनता दरबार में कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता था जिसको खाली हाथ लौट दे। सब लोग अपने दुख सुनाने के लिए, अपने दुखों का इलाज कराने के लिए किसके पास जाते थे? निजामुद्दीन औलिया के पास जाते थे। दिन पर दिन निजामुद्दीन औलिया की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। और जो कहते हैं कि भाई सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली की गलियों से गुजरता था तो लोग बात कर रहे होते थे किसके बारे में? आपका निजामुद्दीन औलिया के बारे में, निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात कर रहे होते थे। और निजामुद्दीन औलिया से कहते ना भाई वो सुल्तान है, उधर एक संत की बातें हो रही हैं, तो इसको मतलब हर समय ऐसा लगता था कि भाई निजामुद्दीन औलिया को यहाँ नहीं रहना होगा। तो इधर ये जब आपका बंगाल विद्रोह के लिए गया तो वापस ये आ रहा था बंगाल से दिल्ली की तरफ, दिल्ली की तरफ ये सोचते हुए आ रहा था कि इस समय अब दिल्ली जाऊंगा तो बंगाल विद्रोह में क्या हुआ, बंगाल विद्रोह को इसने दबा दिया था। तो बंगाल विद्रोह के बाद की स्थिति को ये देख रहा था, बंगाल विद्रोह के बाद की स्थिति को यह देख रहा था कि अब जाते ही दिल्ली में मुझे जाने पर निजामुद्दीन औलिया का नाम जो है इसको थोड़ा सा क्या कर देना है, कम कर देना। तो इसने एक दूत भिजवाया, और दूत इसने भिजवाया था कि मुझसे पहले दिल्ली पहुंच जाओ और ये मैसेज भेज दो, मेरी बुद्धि खराब है, ये भेज दो जाकर के कि दिल्ली में या तो निजामुद्दीन औलिया रहेगा, या तो वो फकीर रहेगा, या फिर वहां सम्राट यानी कि गयासुद्दीन तुगलक रहेगा। तो दूत लेकर के पहुंचा मैसेज, दूत वापस भी भेज दिया उन्होंने। दूत ने बोला जी वो तो जाने से मना कर रहे हैं, और उन्होंने एक संदेश भिजवाया इसके नाम पर। तो उसको कहते हैं ए हुनूज दिल्ली दूरस्थ। किसने कहा था? औलिया ने कहा था। क्या? हुनूज, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, कह देते हैं ना एक कथन, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। यह कथन किसका है? निजामुद्दीन औलिया का है। किससे कहा था? किससे कहा था? यह कहा था उन्होंने किससे? गयासुद्दीन तुगलक से। कहते हैं कि 1325 में ही, दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर था, दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर, तो लकड़ी के महल में, लकड़ी के महल में, महल में दबकर, एक महल में रुका ये 70 किलोमीटर दूर, महल में दबकर गयासुद्दीन की मौत हो गई, गयासुद्दीन की मौत हो गई, गयासुद्दीन की मौत हो गई। कैसे हुई थी? महल में दब करके हुई थी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? महल में दब करके हो गई थी। चलो,
कुछ लोगों का ये मानना है कि दरअसल में ऐसा कुछ था नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि इस षड्यंत्र को मोहम्मद बिन तुगलक ने रचा था। किसने रचा था? कि मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका बेटा था, उसने इस षड्यंत्र को रचा था। और इसका बेटा जो कहाँ मौजूद था आपका, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई इसका बेटा कहाँ था उस समय, ये था आपका देवगिर में नियुक्त। और देवगिर में नियुक्त के साथ में, तो देवगिर के बाद में मैंने बोला कि बंगाल आपका स्वतंत्र चल रहा था बलबन के टाइम से, तो ये कहाँ दक्षिण में इसको जिम्मेदारी मिल रही थी। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर आना चाहता था, उसके लिए इसने ये षड्यंत्र को रचा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 1/2 1/2 टैक्स अब बता रहे हैं आप लोग, बहुत सही बता रहे हैं, उसका काम आएगा, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो ठीक है, इसकी मौत हो जाती है। और इसकी मौत में बाद में गद्दी पर कौन आया? एमबीटी आया। कौन आया? एमबीटी। एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी का सबसे शिक्षित विद्वान, सबसे शिक्षित व्यक्ति। पीएचडी नहीं कर रखी थी इसने, ये सोच लेना, पीएचडी नहीं कर रखी थी इसने। शिक्षित बोलते हैं इसको, शिक्षित बोलते हैं। ठीक है, रक्त पिपासु, खून पीने वाला। तो आप समझोगे अभी खून पीने वाला इसको क्यों बोला गया है। रक्त पिपासु, स्वप्नशील, सपने देखते रहना, सोचते रहना ये करूंगा तो वो हो जाएगा, जैसे आप सोचते रहते हैं खुद को वर्दी में, मेहनत करते नहीं हैं। शिक्षित था। ठीक है, रक्त पिपासु, खून पीने वाला, स्वप्नशील इसको कहा गया है। सबसे विद्वान शासक था दिल्ली की गद्दी पर। कब से कब तक रहा? 1325 से लेकर के 1351, 26 वर्षों का इसका शासनकाल है भैया। 1325 से लेकर के 1351 एडी तक। ठीक है, एमबीटी। इसके बारे में ये कथन कहा है इतिहासकारों ने कि जब आपका मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो कहते हैं जनता को तो इससे मुक्ति मिली और इसको जनता से। तो दोनों ही आपस में परेशान थे। ये जनता से परेशान था, ये जनता से परेशान था और जनता इससे परेशान थी। भैया मुझे तो चक्कर से आ रहे हैं। पानी लाने में। हाँ, 26 वर्षों तक शासन था। सर जी, खिज्र खां कौन था? खिज्र खां बच्चे अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा था, जिसके नाम पर उसने चित्तौड़ का नाम बदल करके आपका खिजराबाद कर दिया था, जब उसने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। हाँ, सुशील कुमार, वो बात भी बताऊंगा मैं आपको भैया। 1398 क्यों दिया होता है कई किताबों में, बताऊंगा भैया। चलो, हाजी और गाजी में क्या फ़र्क है सर जी? हाजी होता है भैया जो हज करके आ जाते हैं, मक्का मदीना की यात्रा करके आते हैं, उनको हाजी कहते हैं। गाजी वो होता है जो कहते हैं कि इस्लाम में कुछ लोगों का एक कथन था, जो मुस्लिम धर्म को ना माने, जो गैर मुस्लिम है उसको जो कोई मार देगा वो आपका गाजी कहलाएगा। क्या बोला मैंने आपसे? मैंने आपसे बोला इसी को कहते हैं हम सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा, मतलब जनता इससे क्यों परेशान रही, ये जनता से क्यों परेशान रहा, इसका क्या कारण है, ये बातें हमको समझनी होंगी। तो पहले तो कब गद्दी पर बैठा? 1325 से 1351, 26 वर्षों का इसका शासन है। ठीक है, इसी के अन्य नाम है भैया। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? अन्य नाम है इसके, जूना खां के नाम से किसको जाना जाता है? इसका असली नाम था जूना खां। जूना खां और उलूग खां इसी के नाम है। बच्चे जैसे आज के टाइम में होता है ना राहुल नाम, तो ऐसे बहुत सारे नाम होते थे पहले भी एक जैसे। कभी भी आप नामों में कंफ्यूज मत हो। कुछ बच्चे कहते हैं जी, वो तो कहते हैं कि उसका बेटा मर गया था इल्तुतमिश का, तो महमूद, नसरुद्दीन महमूद। वो तो आप बता रहे थे सुल्तानगढ़ी का मकबरा जिसके लिए उसने बनवाया, वो तो नसरुद्दीन महमूद है। फिर आपने बोला 1246 में गद्दी पर बैठ गया नसरुद्दीन महमूद, तो बेटा वो अलग अलग थे। जैसे कि राहुल 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 ऐसे नाम होते हैं, है ना। तो एक घर में 4-5 पीढ़ी के बाद में, 6-7 पीढ़ी के बाद में चाचा ताऊ में वो नाम मिल ही जाता है एक जैसा। तो वो आप कभी भी उसको समय से निर्धारण करें कि समय क्या था, है ना। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अन्य नाम इसके देख लोगे भैया, अन्य नाम कौन कौन से, किन नामों से जाना जाता है? इसको बोलते हैं हम, ये जाना जाता है आपका जूना खां और उलूग खां के नाम से जाना जाता है। तो इसके भैया चार, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके चार प्रयोग लिखना। चार प्रयोगों से ही मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के कैसा आदमी था, क्यों इसको बोला, जनता ने क्यों परेशान हुई इससे। चार प्रयोगों में इसका पहला प्रयोग आता है राजधानी परिवर्तन। कौन सा आता है? राजधानी परिवर्तन। चार प्रयोग किए इसने, और चारों के चारों क्या रहे उसके? असफल प्रयोग है, किसी में भी सफलता नहीं मिली थी उसको। पहला तो राजधानी परिवर्तन था, ठीक है। राजधानी परिवर्तन, राजधानी कहाँ ले गया था ये? दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी क्यों ले गया होगा वो आपने देखा, क्योंकि देवगिरी में पोस्टेड था पहले से, देवगिरी के जो एटमॉस्फेयर था उसको ये जानता था। तो इसको लगता था कि दिल्ली रह करके हम साउथ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, साउथ को कंट्रोल करने के लिए राजधानी साउथ में होनी चाहिए। इतना बड़ा मूर्ख आदमी है, इसको फिर जाकर के बाद में पता चला अरे साउथ से तो दिल्ली भी इतनी दूर है, अब साउथ से दिल्ली कैसे कंट्रोल होगी? तो बोलो, है पगलू? नहीं है। तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले गया। देवगिरी कहाँ है? देवगिरी महाराष्ट्र। 2000 किलोमीटर जनता को ले गया, और कहते हैं कि बहुत प्रताड़ित किया, बहुत प्रताड़ित किया सब लोगों को, जो हकीम थे, डॉक्टर थे, हुकाम थे, जो ज्ञानी लोग थे, जो विद्वान थे, सेठ लोग थे। बोलो सब अपने अपने एक काम करो, सामान को पैक करो और चलो। सबको बोल दिया सामान को पैक करके चल दो भैया। तो दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र राजधानी परिवर्तन किया, और लिख लेना देवगिरी का नाम बदलकर, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया भैया? दौलताबाद कर दिया, दौलताबाद कर दिया, ठीक है। और जब वहां जनता पहुंच गई आपकी, तो मतलब इसके जो नज़दीकी लोग थे, भैया स्क्रीन शायद बंद होगी, इसके जो नज़दीकी लोग थे, इसके नज़दीकी लोग जो क्या कहते थे कि आपको राजधानी जो है वो मालवा में स्थापित कर देनी चाहिए, एमपी के पास में, तो वहां से दिल्ली भी कंट्रोल में आ जाएगी और साउथ को भी आप कंट्रोल कर सकते। लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी, और फाइनली कहाँ राजधानी ले गया? तो जनता जो पहले से दिल्ली में रहते आई थी उसका मन नहीं लगा, मन नहीं लगा। उधर प्लेग, जो प्लेग बीमारी फैल गई उस समय, बहुत सारे लोग इसके मर गए, है ना, सैनिक मर गए बहुत सारे। कहते वो प्लेग बीमारी मोहम्मद बिन तुगलक को ले बैठी, है ना। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। फिर इसने जनता से बोला एक काम करो, संदूक वंदूक उठाओ अपने, संदूक संदूक उड़ी, चलो दिल्ली उल्टे। तो इसलिए इसको बोला गया कि ये रक्त पिपासु, खून पीने वाला है, जनता का खून पीने वाला आदमी है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आगे आएंगे। दूसरा इसका प्रयोग कौन सा था भैया? तो ये राजधानी परिवर्तन इसने कब किया, अगर ये पूछता है तो 1327 में किया था। कब किया था? 1327 में किया था, ठीक है। 1327 में इसने एक प्रयोग कर दिया। अब अगर आप बात करते हैं तो 1300, एक याद रख लेना, यहीं बीच में आएगा आपका 1327 के बाद में। इसके प्रयोगों में नहीं है, वो चार प्रयोग अलग है। 1328 में अगर मैं आपको एक वर्ष बताऊं, 1328 में काम्पिल्य को जीता था। किसको? काम्पिल्य। कब जीता इसने? 1328 में काम्पिल्य जीता। और काम्पिल्य कहाँ है? काम्पिल्य है आपका कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? काम्पिल्य कर्नाटक में स्थित था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है काम्पिल्य नाम? क्योंकि ये अंतिम हिंदू रजवाड़ा था। अब तक सारे रजवाड़ों पर जो है मुस्लिम शासकों ने विजय पाली थी, ठीक है, या बाकी और रजवाड़े थे अन्य लोगों के, लेकिन हिंदुओं का जो रजवाड़ा था, अंतिम हिंदू रजवाड़ा, ये अंतिम हिंदू रजवाड़ा था जिसको इन लोगों ने 1328 में काबू पा लिया, जो अभी तक विजित नहीं था। अंतिम हिंदू रजवाड़ा था, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा था अंतिम हिंदू रजवाड़ा? वो काम्पिल्य था। काम्पिल्य कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या बोली इसने? दूसरी चीज सांकेतिक मुद्रा चलाई इसने। सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है जी? जो आज आप नोट यूज करते हैं ना, ये सांकेतिक मुद्रा ही है। हर सरकार जो भी जिस धन को इस्तेमाल करती है, अमेरिका मान के चलो डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है, सब सांकेतिक मुद्रा है। सबकी सांकेतिक मुद्रा थी। तो इसने पहले क्या होता था, पहले चांदी की मुद्रा चलती थी, तो इसने उसमें परिवर्तन किया था। इसने उन मुद्राओं को कांसे में परिवर्तित किया था, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा का पहला प्रयोग भी है, पहले तो विनिमय ज्यादा होता था,
है ना। और सिक्का इतना प्रचलित भी नहीं था, पहले तो ये था बाजरा चाहिए, मेरे पास गेहूं है, गेहूं ले लो, बाजरा दे दो। तो इस तरह से इसने फिर चलाया कि भाई सब कुछ हम धन के माध्यम से करेंगे, विनिमय आदान प्रदान जो होगा वो धन के माध्यम से होगा। तो इस धन के माध्यम को बनाने के लिए इसने टोकन मनी चलाई, इसको बोलते टोकन मनी, सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, क्यों चलाई गई थी? चांदी की कमी की वजह से, चांदी की कमी की वजह से, कमी की वजह से चलाई गई, वजह से उसकी जगह, उसकी जगह कांसे का प्रयोग किया। किसका? उसकी जगह कांसे का प्रयोग। और ऐसा नहीं है ये पहला शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, भारत में पहला शासक है। भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन है? वो मोहम्मद बिन तुगलक है, लेकिन दुनिया में नहीं है। अगर दुनिया में पूछे तो दुनिया में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा कहाँ चली थी? दुनिया में सबसे पहले चीन में चली थी। कहाँ? ये बात याद रख लेना, दुनिया में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चीन में चली है। कहाँ? चीन में। चीन में किसने चलाई थी जी, कौन बताएगा फटाफट से? चीन का वह शासक कौन है जिसने सांकेतिक मुद्रा को सबसे पहले चलाया था? तो याद रख लेना, कुबलई खां। कुबलई खां। मंगोल भी इसका प्रयोग करते थे, लेकिन कुबलई खां वो पहला व्यक्ति है जिसने दुनिया में सांकेतिक मुद्रा को सबसे पहले चलाया। ठीक है सर जी, यूपी में काम्पिल्य, बच्चे वो काम्पिल्य कर्नाटक का है, लिख लो। बहुत जगह है कंपल्य, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में भी है, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में भी है। सिकंदराबाद एक हमारा बुलंदशहर जिले में पड़ता है। उस बात से मतलब नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उस पर दिमाग लगाओ ना। कह रहा यूपी में भी है काम्पिल्य, उस बात से क्या मतलब है भाई? पगलू, पबलू है, पबलू, ये पगलू भी नहीं है, ये पबलू है। क्या बोलोगे? सांकेतिक मुद्रा चलाई, लेकिन इसके विफल होने के क्या कारण थे? कि जो जाली मुद्रा बहुत ज्यादा छप गई, जाली मुद्रा छपने की वजह से इसका ये मिशन क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चलो आगे आ जाओ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है? सांकेतिक मुद्रा विफल हो गई। तीसरा इसका विफल था कराचिल अभियान। ये दो अभियान जब इसके फेल हो गए ना, पहले वाले, एक तो राजधानी परिवर्तन का और सांकेतिक मुद्रा का, इसकी बहुत गंदी इमेज जनता के बीच में गई कि ये तो फेलियर शासक है, फेलियर शासक है। तो इसने फिर कराचिल अभियान चलाया था। कराचिल अभियान क्यों किया गया था? चीन की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, चीन की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, जीतने के लिए नहीं, चीन को सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता था। तो सोचता तो अच्छा था, सोचता अच्छा था, लेकिन क्या है, फाइनली वो वर्क नहीं कर पाता था, चीन की सीमाओं को सुरक्षित करना। अब चीन की सीमाएं सुरक्षित कहाँ होती? तो हिमालय पर जाकर के होती। तो अपने 10,000 सैनिक भेजे इसने, 10,000 सैनिक भेजे। कहते हैं इतनी सर्द हवाओं में, सर्दियों में भेज दिए, सर्द हवाओं में वो लोग गए, तो कहते हैं 10,000 में से कुल इसमें से 10 ही व्यक्ति जीवित लौट पाए। ठीक है, 10 व्यक्ति जीवित लौट पाए, तो मरवा दिए सारे के सारे। तो एक कराचिल अभियान इसका विफल रहा, कर ली चीन की सीमा सुरक्षित, लोग ही नहीं बच पाए। एक था खुर्सी अभियान इसका, क्या बोलोगे? चौथा अभियान कौन सा था इसका? खुर्शी अभियान। खुर्सी अभियान किसके लिए था? इराक को जीतने चला था, इराक को जीतने, इराक को जीतना चाहता था, नहीं जीत पाया। इराक को जीतना चाहता था, नहीं जीत पाया, इराक को जीतने के लिए। तो ये 4 प्रमुख अभियान है इसके, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये जो इसको विफल शासक माना गया है, इसको विफल शासक मानने के कारण क्या हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको भैया पता होनी चाहिए। ओके, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? थम्स अप करके बताएंगे यहां तक की बात में है किसी को कोई दिक्कत? गुरुजी ये इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता भैया आपका फूफा है। जो बच्चा प्रश्न पूछ रहा, ये दूर की रिश्तेदारी आप ढूंढोगे ना, देश विदेश में, अगर पुरातन में आप जाओगे, सन 1300 की अपनी रिश्तेदारी ढूंढो, सन 1300 में, तो आप ये पक्का पता कर पाओगे ये फूफा जी लगते थे आपके। इब्न बतूता कौन था? बच्चा आएगा, इब्न बतूता अभी पढ़ेंगे, इब्न बतूता बगल में जूता को अभी पढ़ेंगे, आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। चलो चलें भाई आगे। उलूग खां नाम तो बलबन का था। देखो है, इनकी बुद्धि में कमी नहीं है। आप सोचो जरा, मैंने अभी बताया कि राहुल नाम बहुत सारे लोगों का हो सकता है, एक उपाधि बहुत सारे लोगों की हो सकती है। उलूग खां उपाधि राजा था भैया, मन कर रहा था उलूग खां उपाधि उसने रख ली है। बलबन को वो दी थी किसने? नसरुद्दीन महमूद ने, उसने स्वयं नहीं, इसने स्वयं रख ली थी, है ना। तो भैया ज्यादा के हो सकते हैं।
तुम्हारी बुद्धि में किसी किसी की में पिंचर हो चुका, पिंचर ऐसे नहीं होता, पिंचर हवा निकल चुकी है दिमाग की, तो वो तुम्हारी हवा भरवाऊंगा मैं तुम्हारे दिमाग में, जब ठीक होगा तुम्हारा दिमाग ये। चलो, अपना आप तो कुछ सोच नहीं सकते, रट्टू तोता हो रहे हो। कुर्सी अभियान यहां तक विफल हो गया, कोई दिक्कत इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है सन 1333। सन 1333 में इब्न बतूता आया। इब्न बतूता, पहले मैं उसके 4 अभियान बता रहा हूं कि वो विफल हो गए, तो बीच में इब्न बतूता पूछ रहा है। तेरा सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, सोच लेना, क्योंकि तेरा ध्यान ही नहीं है उस टॉपिक पे जो पढ़ाना चाह रहा हूं मैं। उससे हट करके कहीं और बात कर रहे हैं। बात चल रही है मामान में जाने की, ये अपना पिकनिक टूर मना रहे हैं गांव का। पड़ोस में क्या होएगा, अरे मामान में चलो गर्मियों में यार, वहां की बात चल रही है, उस प्लान पर चलो। 1333 में कौन आया भैया, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहां से आया है, मोरक्को देश का निवासी था। कौन से देश का निवासी है, मोरक्को देश से आया। कोई दिक्कत भैया। और बड़ा विद्वान इसको कहा गया है इब्न बतूता। इसी की बुक का नाम है, इसी की बुक का नाम है किताब उल रेहला। क्या बोलते हैं, किताब उल रेहला, इसी की बुक है किताब उल रेहला। विद्वान शासक था, आकर के दिल्ली मिलता है इससे आपका मोहम्मद बिन तुगलक से, और मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। क्या हुआ था ये, दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ था। काजी का क्या मतलब होता है, हाजी, काजी, गाजी, ऐसे नाम बहुत आ रहे हैं भैया, उर्दू के शब्द है ना। दिल्ली का काजी नियुक्त किया, काजी नियुक्त किया, काजी नियुक्त किया। काजी का क्या मतलब होता है, काजी होता था न्याय विभाग का प्रमुख। ऐसे समझो जज बना दिया दिल्ली हाई कोर्ट का, न्याय विभाग का प्रमुख। न्याय विभाग का प्रमुख किसको बनाया, क्योंकि बहुत विद्वान शासक था, विद्वान था, शासक नहीं सॉरी, बहुत विद्वान व्यक्ति था, इसीलिए इब्न बतूता को इसने क्या बना दिया, ये काजी बना दिया, कहाँ का, दिल्ली का। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। तो बहुत पूछा जाता है इब्न बतूता कब भारत आया था, जैसे अभी गत वर्ष सीपीओ का पहला ही क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक बच्चा था हमारा, हल्का सा कह रहा था जी सीपीयू पेपर में मुझ पे जो इंग्लिश विंग्लिश तो आती नहीं है, लेकिन मैंने गुरुजी हिस्ट्री की मैराथन देखी, एक मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे करा रहा था। कह रहा जी पहला प्रश्न हमारा इब्न बतूता से था, और मेरे तो पेपर में पहला इब्न बतूता। तो वो अपने फेल होने की खुशी नहीं मना रहा, ना उसे दुख है उस बात का, तो वो ये कह रहा जी मेरा एक प्रश्न ठीक हो गया। तो ऐसा कभी कभी पेपर में क्वेश्चन नहीं मिल जाता, सेम पहला पहला मैच हो गया, तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार बताओ कैसे कैसे बाल लगे हैं। क्या बोलोगे, 1333 में इब्न बतूता आया। तो ये सारी इंपोर्टेंट बातें हैं, ये बात याद रख लेना। फिर इसी के समय पर 1336 की बात करते हैं। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, किसकी स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर कहाँ पड़ता है, लिख लेना, कर्नाटक में पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो विजयनगर कहाँ पड़ता है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में। और इसी विजयनगर साम्राज्य को हम बोलते हैं क्या, इसकी जो राजधानी थी, राजधानी लिखना है इसकी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, हम्पी, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है, इसके संस्थापक कौन है, विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे, तो लिखना विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर राय और बुक्का राय थे। हरिहर एंड बुक्का भी बोल देते हैं, दोनों भाई हैं, 5 भाई थे दरअसल में ये, और इनके 2 भाइयों का नाम ही इतिहास में प्रमुख है, हरिहर राय और बुक्का राय। ये कौन लोग हैं, अभी मैंने एक अभियान बताया था आपको, काम्पिल्य अभियान। कमेंट सेक्शन में बताओ काम्पिल्य अभियान कब हुआ था। तो मैंने आपसे बोला था काम्पिल्य अभियान हुआ था 1328 में। तो काम्पिल्य अंतिम हिंदू रजवाड़ा था। तो उस अंतिम हिंदू रजवाड़े में देखो ये नाम हिंदू है या मुसलमान है, तो ये हिंदू लोग थे। इनको कहाँ से पकड़ा गया था, इनको काम्पिल्य अभियान के दौरान दोनों को बंदी बनाया गया था। तो काम्पिल्य अभियान के दौरान दोनों को बंदी बना लिया, लेकिन बड़े तीव्र बुद्धि के थे, बोले जो मुसलमान बन रहे हैं हम, तो
मुसलमान बनने को तैयार हो गए और मुस्लिम बन गए। पता है कि जान देनी पड़ेगी अब तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, इनको दक्षिण में जो ये क्षेत्र थे, होयसल क्षेत्र था आपका, वारंगल क्षेत्र था, इनकी जिम्मेदारी किसको दे दी कि भाई तुम्हें नजर रखनी है इस दक्षिण वाले में। कैद हुए, मुसलमान बनने को राजी हुए और मुसलमान बनकर राजी होने के बाद में वहां क्या मिल गया इनको, वहां छोटी सी एक सत्ता भी मिल गई देख रेख की। लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण से वापस आया, भाई देवगिरी राजधानी उसने बदली, कुछ समय बाद लोग वहां परेशान हो गए तो वापस आ गया दिल्ली से, वापस दिल्ली के लिए आ गया। तो इधर दक्षिण में किसको कंट्रोल देकर के आया, हरिहर राय और बुक्का राय को, जो कांपिल्य अभियान में पकड़े गए थे कर्नाटक से। तो इन दोनों के दोनों ने बाद में क्या बोला, चल भाई हम ना बनने मुसलमान। मतलब पहले मुस्लिम बने और फिर बाद में इन्होंने उसको त्याग दिया था और वापस हिंदू धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था। और इन्हीं के गुरु का नाम था विद्याधरण। इन्हीं के गुरु कौन थे, तो हरिहर राय और बुक्का राय के गुरु कौन थे, विद्याधरण। क्या बोलोगे, विद्याधरण। तो वापस हिंदू बन गए, ठीक है, और बोले अब हमारा साम्राज्य होगा और इसमें हम इसको विजयनगर साम्राज्य को अलग से पढ़ेंगे। तो कब स्थापना हुई थी, 1336 में। तो 1336 से लेकर के 1356 तक जो राजा रहा वो रहा था विजयनगर में कौन, आपका हरिहर राय। खुद को स्वतंत्र बोल दिया इन्होंने, हम दिल्ली का अधीन नहीं है, हम अपना एक राज्य चलाएंगे। और बुक्का राय रहा था फिर 1356 से लेकर के 1377 तक। विजयनगर साम्राज्य मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा बच्चे, उसमें बड़े शासक हुए हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ भी लिखवा दूंगा। तो याद रख लेना, तालीकोटा का जो युद्ध होगा 1565 में, तालीकोटा का युद्ध अभी लिख लेना कहीं ब्रैकेट में, 1565 में 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध होगा, है ना, रामाराय उसको लड़ेंगे आदिल शाह से, वो कारण बनेगा विजयनगर साम्राज्य के टूटने का। तो कब हुआ, 1565 में, और स्थापना कब हुई, 1336 में। तो लगभग आप कह सकते हैं 250 वर्षों का शासनकाल रहेगा विजयनगर साम्राज्य का। और ये छोटा सा साम्राज्य पूरे साउथ को कंट्रोल कर लेगा धीरे धीरे, पूरे साउथ में इसका राज फैल जाएगा, है ना। चलो भाई आगे आएंगे। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। विजयनगर साम्राज्य में जैसे कि एक अलग से ही पढ़ेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसी के समय 1347 में, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण का वंश है, साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की। किसने स्थापना की थी, हसन गंगू ने। तो ये भी किसके टाइम पे हुई थी, हसन गंगू। तो ये आप कहेंगे कि जी इसके समय पर बड़ी स्थापनाएं हो रही हैं। तो मैंने बोला ना ये असफल शासक हो गया, विद्वान होने के, लेकिन इसकी परिस्थितियों ने इसका साथ नहीं दिया, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी और उन परिस्थितियों के चलते हुए बेचारा कमजोर होता गया, इसका जो राज्य क्षेत्र है वो कम होता चला गया। तो एक और ने अपना आप को स्वतंत्र कर लिया, क्योंकि मैंने बोला ना सेना का लॉस उसको हो गया था बहुत बड़ा। इसकी जो 2/3 सेना थी, 2/3 सेना थी, तो वो 2/3 सेना तो प्लेग में मारी गई थी इसकी, जब प्लेग फैल गया था दक्षिण में। तो कहते हैं बड़ा कमजोर हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक और किसी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा था। तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की। ये हसन नाम है इसका, क्या नाम है, हसन। असली नाम तो इसका था अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन। और गंगू नाम के एक ब्राह्मण की सेवा करता था, इसकी सेवा में था, इसीलिए इसका नाम, ये गंगू कौन है, ये एक ब्राह्मण था, तो इसीलिए इसका नाम हसन गंगू पड़ा है। क्या नाम पड़ा, हसन गंगू इसका नाम पड़ा। तो कभी भी पूछा जाए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके समय हुई भैया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। अब मोहम्मद बिन तुगलक पर आगे आ जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक पर आ जाओ। तो याद रखना 1336 और आपका 1347, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। चलो भाई अब आएगा एक बात, दो आब कर, दो आब, दो आब, आब मतलब होता पानी, दो नदियों, गंगा और जमुना को बोलते हैं। गंगा और जमुना ये आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे। गंगा और जमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब क्षेत्र कहलाता है। दोआब कर में वृद्धि कर दी, दोआब कर में इसने वृद्धि कर दी। अब आपको दो चीजें समझनी है यहां से, कितनी वृद्धि कर दी, इसने कर दिया 1/2 भाग। इतना हंगामा क्यों, किसानों ने अपनी आत्महत्या करनी शुरू कर दी, किसान छोड़ करके भागने लगे अपनी जमीनों को, कहते हैं बहुत बुरी स्थिति में पलायन हो गया। 1/2 भाग पर इतना ड्रामा क्यों, ये तो अलाउद्दीन खिलजी का भी तो था 1/2, जरा सोचो। मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 किया था, और एकदम से जो इससे पहले था गयासुद्दीन,
गयासुद्दीन ने कर रखा था 1/10, 1/10 कर रखा था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके 1/2 पर इतना ड्रामा क्यों अलाउद्दीन खिलजी पर? पहली बात तो अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण बहुत सख्त था। दूसरा कारण था, जो वो अलाउद्दीन था ना भैया, अलाउद्दीन ने 1/2 सीधे सीधे 1/2 नहीं किया था। याद रखने ना, जो अलाउद्दीन खिलजी का 1/2 था, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था कि 50% देना होगा, लेकिन किस पर? वास्तविक उपज के आधार पर, जितनी उपज होगी उसके आधार पर। ऐसा नहीं है फिक्स कर दिया जाएगा किसी का, उपज अच्छी है तो ज्यादा दे दो और उपज कम है तो कम दे दो। वास्तविक उपज दर पर 100 किलो गेहूं हुए तो 50 किलो दे दो, और 50 किलो, अब ऐसा नहीं है 50 किलो दे दिया, और लेकिन 50 किलो अगर हुए हैं तो फिर कितना था? फिर 25 देना पड़ता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी थी। इन्होंने तय कर दिया फिक्स 1/2 भाग, है ना, और 1/2 भाग भी क्या, उसको कंट्रोल करने के लिए 1/2 भाग में भी जो उच्चतम उत्पादन होता था उसका हमेशा 1/2 देना होगा। तो बड़ी दिक्कत हुई। तो बाद में किसानों का यह असंतोष हुआ, लेकिन इसने किसानों के इस असंतोष को खत्म करने के लिए एक विभाग बनाया कि भाई किसानों के लिए, किसान छोड़ करके भाग रहे हैं, किसानों की मदद करो। तो किसानों की मदद के लिए इसके बाद में जो किसानों का असंतोष बहुत बढ़ गया, किसान नाराज हो गए, तो दीवान ए अमीर को ही बनवाया। क्या बनवाया? दीवान ए अमीर को ही बनवाया। तो ये विभाग था जो किसानों को ऋण प्रदान करता था, है ना, टैक्स, पैसे देता था। क्या बोलेंगे? पैसे देता था। तो दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बात आपको याद रखनी होगी जी। ये बनवाया था किसने? दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसी के बारे में कहा जाता है, क्या ये सही चल पाया था? नहीं चल पाया था। यहां फिर धोखा दिया गया किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, इसके भ्रष्ट अफसरों ने। भ्रष्ट और बेईमान अफसरों की वजह से जो टैक्स देना था ये उसके पैसे को खाने लग गए। तो बेचारे का ये भी जो वो अच्छा सोच रहा था ये भी फेल हो गया, ये भी उसका जो मिशन था ये खत्म हो गया। समझ रहे हैं? फिर क्या हुआ बेचारा? इसी संघर्ष में 1351 में लू लग गई इसको, लू लग गई, एंड डाइड, और मर गया। लू क्या होती है? उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं चलती हैं, गर्मियों में कहते हैं ना लू चल रही है भैया, लू से बच के रहना, बीमार हो जाता है इसमें आदमी। लू लग गई और ये मर गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे चलें भैया। इसके बाद में गद्दी पर आया फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। बड़ा उदार हो जाएगा एकदम से फिरोज शाह, जितने भी कर वर सब कुछ है सबको खत्म कर देगा, जनता का मसीहा बनने के चक्कर में रहेगा, है ना, और एकदम उदारवादी। कोई 1351 बड़ा दीवाने खैरात जैसे लड़कियों को मतलब दान देगा, दहेज के लिए दान करेगा, दीवाने खैरात जैसे दासों तक के लिए व्यवस्था करेगा। सबसे ज्यादा दास इसी के टाइम पर होंगे। लेकिन सबसे बड़ा गलत करेगा किस चीज को लेकर के, कि जो टैक्स था, सारे टैक्स जो 24 टैक्सेस ये लगाएगा, उन टैक्सेस को सबको पहले 24 करते सारे खत्म कर करके सिर्फ 4 टैक्स दुनिया पर लगाएगा, है ना, दुनिया मतलब भारत पर, जिनमें से एक प्रमुख होगा ब्राह्मणों पर। जजिया किसने लगाया? तो वो किसने लगाया? वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी होगी, एक सिद्धांत लेकर के ये आएगा, विरासत का सिद्धांत। जो इकता प्रणाली थी ना, इकता प्रणाली को यही शुरू करेगा, और विरासत के सिद्धांत में कहेगा कि इकता जो जमीन का टुकड़ा दिया जाता है ना, अगर वो सैनिक नहीं है तो उसका, उस टुकड़े का हकदार कौन होगा? तो उनसे बोल देगा उस सैनिक का जो बेटा है वो हकदार होगा इकता का। यानी सेना में अगर कोई आया तो उसके बाद सेना में कौन आएगा? तो उसका बेटा। अब चाहे वो लंगड़ा हो, लंगड़ा ढाल लेकर चल रहा है ऐसे, वो क्या युद्ध लड़ेगा? तो लंगड़ा हो बेशक से, तो वो भी सेना में शामिल हो जाएगा। इसके बाद में इसने बोला अगर बेटा नहीं है तो फिर दामाद शामिल हो जाएगा। दामाद का मतलब लड़की का जो उसकी बेटी का हस्बैंड है, वो भी नहीं है तो कोई गुलाम होगा, वो शामिल हो जाएगा उसको इकता के लिए। तो इसको बोलेंगे विरासत का सिद्धांत। कल समझेंगे बहुत अच्छा।